नमस्कार बच्चों। नेशनल इनकम के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मेथड 2 पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम को निकालने का। मैं आपको एक विधि बता चुका हूं। पहले पार्ट 7-8 में मैंने आपको बताया था कि मूल्य वृद्धि विधि से हम कैसे राष्ट्रीय आय निकालते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा मेथड कि आय विधि से कैसे राष्ट्रीय आय निकाला जाए, और बहुत ही आसान मेथड है ये पहले वाले के मुकाबले। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए, आय विधि से निकालने के लिए, क्योंकि ये आय विधि है, तो आय विधि से निकालने के लिए मैं आपको एक समाहार बता रहा हूं। समाहार कौन सा है इसके अंदर? इसमें वो समाहार है एनडीपी एट एफसी। देखिए, आपको ना समाहार मालूम होना चाहिए, और जब भी आप सवाल करें तो उस समाहार यानी उस एग्रीगेट का ही इस्तेमाल करें हमेशा। तो यहाँ पे वो एग्रीगेट कौन सा है? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। और आपको बता दूं कि एनडीपी एट एफसी को हम लोग घरेलू आय भी कहते हैं, और जो कि मैंने आपको शुरुआत के इंट्रो में बताया भी था। एनडीपी एट एफसी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? COE प्लस में OS प्लस में MI, ये होता है। मैं एक एक करके सारा समझाऊंगा आय विधि में होता क्या है। जहां पे COE का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट में है ताकि आप क्वेश्चंस करते समय आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, लेकिन पेपर में आपको पूरा पूरा लिखना होगा। COE का मतलब होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये लीजिए। तो COE का मतलब होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अभी फुल फॉर्म बता रहा हूं सिर्फ आपको मैं, उसके बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये होते क्या है। जहां पे OS का मतलब होता है प्रचालन अधिशेष, इसको बोलते हैं प्रचालन अधिशेष। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है MI, जिसको हम लोग मिश्रित आय कहते हैं। मिश्रित आय, ये तीन चीजें हैं। अब ये तीनों होती क्या है? इसको एक और नाम से वैसे जाना जाता है, स्वनियोजितों की मिश्रित आय भी कहते हैं इसको। स्वनियोजितों, इसे हम स्वनियोजितों की मिश्रित आय भी कहते हैं। अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि COE क्या होता है। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक के बारे में। COE, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब ये होता क्या है जरा समझिए। देखिए, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का बात बताऊं तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो देखो, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। तो एक होता है, या तो ये कह लो जैसे कि ये है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? मालिक को। मालिक को जो रोजगार देता है हमें, हम मालिक को बोलते हैं एम्प्लॉयर। और एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो रोजगार काम करता है, नौकर कह सकते हो आप। जो हम लोग नौकरी करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, नौकरी करने वालों को नौकर ही कहा जाता है। तो ये नौकर है एक तरह से। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय, अब देखो एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉयर के यहाँ काम करेगा। तो एम्प्लॉयर काम के बदले में एम्प्लॉय को कुछ भी दे, काम के बदले में। अब उसे काम के बदले में जूता दे दे, रहने को घर दे दे, या फिर वर्दी दे दे, कपड़े भी दे दे पहनने के लिए, फिर या फिर उनके बच्चों की फीस दे दे। हाँ, देते हैं, ऐसी बात नहीं। आप मत सोचें कि कभी कभी एम्प्लॉयर इतने खुश होते हैं अपने एम्प्लॉय से कि वो उनके बच्चों की फीस भी क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। तो इनके काम के बदले में वो जो भी एम्प्लॉय को देते हैं, जूता, घर, वर्दी, ये सब उनकी पारिश्रमिक कहलाती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। ठीक है ना? कुछ भी कह सकते हो। बाकी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा भी, पहले मेरे को समझा लेने दीजिए। मैं एक लिस्ट दे दूंगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर। अब आती है बात कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं COE, तो COE जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। तो मैं 3 टाइप बना देता हूं, यानी आपको किन किन रूप में आपको सैलरी मिल सकती है अपने एम्प्लॉय से। तो एक होता है नगद में, जो वेतन मिलता है। नगद में मजदूरी और वेतन। नगद में मजदूरी और वेतन। मजदूरी और
वेतन। तो यानी नगद में, कैश में पैसा मिल रहा है इसके अंदर सीधा सीधा आपको। अगर आपको सीधा सीधा पैसा मिल जाए काम के बदले में, तो आप उसे क्या बोलोगे कि नगद में मिला है। कभी कभी नगद में नहीं मिलता, अभी मैंने बताया जूता, वर्दी, तो इसे हम किस्म बोलते हैं। किस्म मतलब काइंड होता है। तो किस्म के रूप में मजदूरी और वेतन। तो हम मजदूरी और वेतन क्या करते हैं, उसको पैसे ना देकर उसके बदले में हमने सामान दे दिया, उसके बच्चों की फीस दे दिया, रहना खाना पीना सब दे दिया। और एक होता है और मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। अब जरा समझना ये होता क्या है। सामाजिक सुरक्षा में योगदान, जरा ध्यान से सुनना, देख लेना इसको, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, फिर बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आ गया। तो ये मैंने लिख दिया है, योगदान को मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। योगदान, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। किस्म के रूप में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जूता दे देना, फिर वर्दी दे देना, फिर रहने को घर दे देना, बच्चों की फीस दे देना, वगैरह वगैरह। तो ये होते किस्म। अब ये मालिकों का सामाजिक सुरक्षा योगदान में क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। देखिए, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान का मतलब होता है, देखिए जब भी आप नौकरी करोगे तो मान लीजिए कि आपकी नौकरी 20,000 की है। तो इस 20, ये आपको पता है आपको कैश में नहीं मिलेगा पूरा का पूरा। 20,000 में से आपको 18,000 रुपये कैश में मिल जाएगा, और 2,000 रुपये आप क्या करोगे, इसका पीएफ बनवा लोगे। अपने पीएफ का नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसको, प्रोविडेंट फंड। जो भी नौकरी करते हैं तो ये प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है, ये नौकरी करने वालों के साथ होता है। तो ये 2,000 रुपये जाएगा। अब देखिए, आपने अपनी सैलरी में से कितने कटवाए, प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड है, जैसे कि आपका ना एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ये जमा होता रहता है। जब आप नौकरी छोड़ोगे तो ये पैसा आपको सारा का सारा इकट्ठा मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने 2,000 रुपये कटवाए, तो मालिक भी क्या करेगा, मालिक भी अपने में से 2,000 रुपये कटवाएगा। तो 2,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से, कुल मिलाकर आपका पीएफ में पैसा कितना रुपये जमा होगा, 4,000 रुपये जमा होगा। तो 2,000 रुपये दिया ना सामाजिक सुरक्षा में। मतलब कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता क्या है कि जब भी आप नौकरी छोड़ते हो तो नौकरी छोड़ने के बाद लोगों के पास सेविंग, कुछ लोगों की सेविंग की आदत नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, नौकरी छोड़ने के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। या फिर मान लीजिए कि आपकी बेटी है या कोई घर में फंक्शन है, बहन है, तो उसकी शादी करवानी है। तो शादी करवाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो पीएफ से आप पैसा निकाल कर, पीएफ में बहुत अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद अपने 1 साल 2 साल के अंदर आप काउंट करोगे तो ये देखो आप, जैसे कि 4,000 है, तो 4,000 के हिसाब से 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 48,000 हो गया। इसी तरह से ये 1 साल का है, 2 साल में ये 1 लाख से ऊपर हो जाए, 1 लाख हो जाएगा, 3 साल में और 2 लाख हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते बढ़ते चले जाता है, और उम्र बढ़ते बढ़ते तो आप ये पैसा कभी किसी काम के लिए ले सकते हो। तो ये सामाजिक सुरक्षा में योगदान है। आपने भी किया तो कुछ इन्होंने भी किया, तो आप कभी भी नौकरी छोड़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए पीएफ में पैसा कटता है। इसी तरह से एक और चीज़ होती है सामाजिक सुरक्षा में, ये तो मैंने आपको पीएफ बताया, एक ये बताया, एक होता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी, मुझे इसकी हिंदी याद नहीं आ रही है, ग्रेचुइटी होती है, ग्रेचुइटी। तो ये ग्रेचुइटी अलग से कटता नहीं है। जब भी आप जॉब छोड़ोगे ना, तो पूरे साल का एक कैलकुलेशन होता है, किया जाता है, पेपर में नहीं आएगा आपके, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आपको सैलरी पर कुछ मिलता है, ये भी साल का 20,000 जैसी सैलरी होगी वैसी आपकी ग्रेचुइटी बनती चली जाती है। तो ये होती है ग्रेचुइटी, ठीक है ना। तो ग्रेचुइटी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान होता है। और परेशान न होए, आपको क्वेश्चन में सीधा यही दिया जाएगा अगर देते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन करते समय कभी कभी तो सीधा सीधा दे देता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी सीओई दे देगा, नहीं तो कभी कभी क्या देगा, ये तीनों दे देंगे, या ये दोनों मिक्स करके भी देते हैं। तो आपको याद रखना, तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ने से क्या निकलता है, आपका सीओई निकलता है। तो कभी सीओई और ये दे दे तो दोनों मत जोड़ देना, कोई एक ही लेना, या तो ये पूरा ले लो या फिर सीओई ले लो। तो आई होप कि आपको सीओई का मतलब समझ में आया होगा। चलिए अब आता है, मैं इसका एक लिस्ट आपको दे देता हूं कि नगद में मजदूरी में किसके रूप में क्या क्या आते हैं, तो आप वो लिस्ट लेके समझ सकते हो। ये लीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल दी है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में क्या क्या आ सकता है। तो ये तीनों बातें इसके अंदर नोटेड है, आप देखना चाहें तो सबसे पहले आता है नगद वेतन और मजदूरी में मूल वेतन, इसको हम बेसिक सैलरी कहते हैं। मूल वेतन को महंगाई भत्ता, आवासीय किराया भत्ता, बोनस कमीशन, ओवर टाइम भत्ता, बीमारी अवकाश भत्ता, यानी अगर आप आपने बीमारी के लिए छुट्टी लिया तो आपकी
पैसे नहीं कटेंगे। फिर वस्तु के रूप में पारिश्रमिक आता है, मुफ्त आवास, चिकित्सा सेवाएं, मुफ्त वर्दी, मुफ्त भोजन, मुफ्त शिक्षा, यातायात सुविधाएं, कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच मिलता है, बच्चों को पढ़ने के लिए अपना पैसा मिलता है, कर्मचारियों के ऋण में ब्याज में छूट। फिर ये रहा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ये रहा प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा, सेवानिवृत्ति पेंशन और बहुत कुछ। या वृद्धावस्था की आय जो कि स्थानांतरण आय है उससे भिन्न, ध्यान रखना। वृद्धावस्था एक पेंशन अलग होती है और सेवानिवृत्ति पेंशन अलग होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। वृद्धावस्था पेंशन को नहीं लिया जाता इसके अंतर्गत, तो वृद्धावस्था पेंशन को नहीं लेना है। तो आपको समझ में आएगा कि तीनों में क्या क्या आते हैं। मैंने तीनों की एक लिस्ट यहाँ पे आपको डाल के दे दी है, आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट बना के लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आती है। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपको समझ में आ गया। अब अगला आता है आपका प्रचालन अधिशेष। तो ये दूसरा ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में हम बोलते हैं प्रचालन अधिशेष। अब जरा समझिए कि होता क्या है। देखिए पहले वाले केस का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, सीओई की। कर्मचारियों का पारिश्रमिक में क्या था कि एम्प्लॉई, ये है एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई यहाँ पे काम करता है और पैसे कमाता है। प्रचालन अधिशेष में लोग अपना बिजनेस काम करके पैसा कमाते हैं। तो अपना काम करके जो पैसा कमाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रचालन अधिशेष बोलते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस इंग्लिश में कहा जाता है जो अपना मुख्य आमदनी, मुख्य काम करके जो भी बिजनेस करके पैसा कमाता है उसे हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं। और ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रचालन अधिशेष को बोला जाए तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी। देखिए पहले इसका मेन 2 ही कैटेगरी है। पहला संपत्ति से आय, एक होती है संपत्ति से आय, एक होती है संपत्ति से आय और एक होती है उद्यम वृत्ति से आय। उद्यम वृत्ति से आय। अब देखिए संपत्ति से जो आय होती है ना, ये होती है आपकी 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका किराया, दूसरा होता है आपका रॉयल्टी, और तीसरा होता है आपका ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और उद्यम वृत्ति से हमें क्या मिलता है, लाभ। अब जरा समझिए कि पहले किराया क्या होता है फिर इसकी बात करते हैं। देखिए जब आप अपना प्रॉपर्टी, आपको पता ही होगा कि आपको अपना, जैसे आपने घर बनाकर लोगों को क्या दे दिया, किराए पे दे दिया, तो आप उससे जो कमाओगे उसे किराया कहते हैं। और रॉयल्टी क्या होती है, ये तो सिंपल सी बात है। तो लोग अपना घर बना के अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग रेंट पे देते हैं। रॉयल्टी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए एक किताब है, अब किताब है तो आप कोई सी भी किताब यूज करते होगे, संदीप गर्ग टी.आर. जैन की, टी.आर. जैन कह लो या फिर संदीप गर्ग कह लो आप। तो देखिए जब ये लोग क्या करते हैं, ये किताब अपने नोट्स बनाते हैं, किताब उताब जो भी है, मतलब पूरी की पूरी रिसर्च करके अपनी पूरी बुक को बनाते हैं। बनाने के बाद आप अपनी बुक पे देखना पब्लिशर का नाम भी लिखा होता है, तो उस पर एक पब्लिशर भी लिखा होता है, देखना आप उस पर पब्लिशर। तो ये पब्लिशर क्या कहता है, अलग से टी.आर. जैन के अलावा एक पब्लिशर भी लिखा होगा। ये पब्लिशर आता है और कहता है कि सर आप मुझे अपनी बुक प्रिंट करने के लिए दे दो, मैं आपकी बुक प्रिंट करूंगा। अब देखिए पब्लिशर आया, मेहनत तो कुछ करी नहीं उसने सिर्फ काम क्या किया, आया पेपर खरीद के बाहर से लेकर आएगा, मशीन बाहर से खरीद के लेकर, पैसा लगाएगा मतलब एक तरह से, लेकिन मेहनत तो सारी किनकी थी, इनके थी। अब इन्होंने पूरी किताब का बनाया है जिनके डिमांड मार्केट में होते हैं। आप लोग को जो पसंद आता है, टी.आर. जैन पसंद आता है टी.आर. जैन यूज करते हो, संदीप गर्ग पसंद आता है तो संदीप गर्ग यूज करते हो। और भी बहुत सारे बुक मार्केट में बुक है, जैसे कि एक है आपका सरस्वती, ठीक है ना, जो दीपाश्री मैम का लिखा हुआ है, और उसी तरह से एक है आपका सी.बी. सचदेवा जो कि बहुत पुराना चला करता था। तो सबने बुकें बनाई, पर पब्लिशर हर एक का अलग होता है, जो बुक बनाता वही छापता नहीं है। पब्लिशर क्या करते हैं, इन बुकों को प्रिंट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। अब बताइए कि टी.आर. जैन वालों को क्या फ़ायदा हुआ फिर, कि जब इतनी मेहनत करके इन्होंने बुक बनाई और बनाकर कमा कौन रहा है, पब्लिशर। तो ये क्या कहते हैं कि भाई साहब जो भी बुक आप बेचोगे मार्केट में, हमें उसका रेंट चाहिए। तो रेंट शब्द यूज नहीं किया जाता, रॉयल्टी शब्द यूज किया जाता है। तो ये अपनी किताब बनाने के लिए पब्लिशर क्या करता है, हर बुक के ऊपर जो बेचता है उसके ऊपर इसे क्या देता है, रॉयल्टी देता है, रेंट देता है। तो रेंट से ये लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, रॉयल्टी। तो उसको शब्द को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, कि अपनी मेहनत को मार्केट में अपने क्या किया है, बेचा है। अब ब्याज है,
अब अगर आप लोगों को लोन दोगे तो आप उस पर क्या कमाओगे? ऑब्वियसली बात है, ब्याज कमाओगे, लोन देने का काम है। या फिर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, बैंक में पैसा एफडी करते हो, बैंक में एफडी कर देते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो बैंकों में किया जाता है, तो आप उससे क्या कमाते हो? ब्याज कमाते हो। तो ये अपने बिजनेस है। अब ये आता है तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्यम वृत्ति। कोई अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है, बिजनेस। तो बिजनेस करेगा तो अभी से बात है, उसमें क्या कमाएगा? लाभ। अब ये लाभ के ना 3 हिस्से होते हैं। लाभ के कितने हिस्से होते हैं? 3। ये देखिए, लाभ के 3 हिस्से मैं लिख रहा हूं, 1, 2 और 3 हिस्से होते हैं। तो इस बात को समझिए जरा। लाभ के 3 हिस्से, जैसे कि एक होता है निगम कर, एक होता है निगम कर। निगम कर समझाता हूं क्या होता है। दूसरा होता है लाभांश, लाभांश। और तीसरा होता है आपका अवितरित लाभ, कहते हैं इसे। कभी कभी इसका नाम एक और होता है, इसको हम प्रतिधारित भी कहते हैं, प्रतिधारित लाभ कहते हैं। उसके बाद एक और नाम है इसको, हम ना इसे कंपनी का बचत भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कंपनियों के द्वारा जो पैसा बचाया जाता है उसे भी कहा जा सकता है इसे। आइए जरा समझते हैं निगम कर क्या होता है। निगम कर को समझाने के लिए मैं पहले काम करता हूं कि मान लीजिए कि कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 लाख का, 1 लाख का मुनाफा हुआ है। तो ये निगम कर क्या होता है? कंपनी जो टैक्स देती है ना सरकार को जो टैक्स देती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं निगम कर। तो निगम कर क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि निगम कर, लाभ कर भी कह सकते हो आप इसको। ये लीजिए, लाभ कर भी कहा जाता है इसके ऊपर, लाभ के ऊपर कर देना। या फिर आपको लाभ कर पसंद नहीं आ रहा तो इसे व्यापार कर भी कहा जाता है, व्यापार कर, ये सारे नाम है इसके। तो कंपनी जो टैक्स देती है, टैक्स, मान लीजिए कि कंपनी ने 30% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे दिया, तो 30% कितना आएगा? यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये लिख दिया। अब आता है लाभांश। लाभांश देखिए, आपको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे मालिक होते हैं। अब शेयर मार्केट का नाम सुना ही होगा आपने। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं, अंशधारी कहा जाता है, इन्हें हम बोलते हैं अंशधारी। यानी कंपनी में एक अंश इनका है, अंशधारी है ये, तो अंश का एक धारण करने वाले हैं ये। अब अंशधारियों को क्या मिलना चाहिए? लाभ का हिस्सा। तो लाभ का हिस्सा बोलते तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाभांश, लाभ का अंश, लाभांश। तो मान लीजिए इन सबको 1 लाख में से 50,000 हमने क्या कर दिया? बांट दिया। और जो बचा, अब बचा कितना? 50,000, 30,000, जो बच गया वो अवितरित है। अवितरित का मतलब बटा हुआ नहीं है, या प्रतिधारित है, या फिर बचत कह लो कंपनी की, से कंपनी की बचत भी कह सकते हो। तो ये तीनों, या तो कंपनी क्वेश्चन में लाभ दे दे 1 लाख, या फिर इन तीनों को दे दे, तो तीनों को भी जोड़ोगे तो 30, 50 और 20, तब भी 1 लाख आएगा। तो कोई सा भी दे दे, आपको समझना है कि कौन सा लेना है आपको। दोनों दे दे तो आपको ध्यान रखना लाभ लेना है। कभी कभी लाभ और निगम कर दे देता है, तो अभी से बात है लाभ लोगे आप, तो जो जरूरी है वो लेना है आपको। तो आप होप को आपको समझ में आया होगा कि ओएस किसे कहते हैं, अपना बिजनेस करके। तो इसमें शॉर्ट में लिखता हूं कि ओएस किन चीजों को जोड़कर आता है। तो अगर मैं बोलूं तो ये आता है किराया, प्लस में रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी। और क्या आता है प्लस में? रॉयल्टी के बाद आता है ब्याज, और प्लस में क्या आता है? लाभ। तो इन चारों को जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाता है? ओएस निकल जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये लाभ कभी कभी 3 हिस्सों में दिया जाता है, और उसको मैंने 3 हिस्सा आपको लिखवा दिए। एक होता है निगम कर, एक होता है लाभांश, और एक होता है आपका अवितरित, या फिर इसको बचत भी कह सकते हो। मैं सिंपल छोटे में लिख देता हूं, बचत। तो ये कभी कभी तीनों दिए होते, तो इन तीनों को जोड़कर निकाल लेना लाभ, या क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको लाभ दिया जाएगा। तो होप सो कि आपको प्रचालन अधिशेष समझ में आया। आइए अब तीसरा समझते हैं। तीसरा मिश्रित आय। तीसरा है आपका मिश्रित आय, जिसको हम शॉर्ट में एमआई बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मिश्रित आय, ठीक है ना। इसी का एक और नाम बताया था मैंने आपको, स्वनियोजितों की मिश्रित आय भी कहा जाता है इसे। तो जरा समझते हैं कि ये होता क्या है मिश्रित आय। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा
कंफ्यूज ना होए, आपको पेपर में ना क्वेश्चन में ये दो ही शब्द ही इस्तेमाल करेगा, या तो मिश्रित आय बोलेगा या फिर ये स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोलेगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं बोलने वाला, इसका कोई दूसरा नाम होता ही नहीं है। स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, तो कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब मिश्रित आय होता क्या है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं पर काम करने में दिक्कत है। देखो जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अपने घर के अंदर ही क्या कर रखा है, इसने क्लिनिक खोल रखा है। क्लिनिक तो घर में अब वो रहता भी है और क्लिनिक भी है, दोनों जगह पे है। अब इसी घर के अंदर एक क्लिनिक खोल रखे, तो बताइए कि घर का किराया, मान लो कि किसी डॉक्टर ने घर यूज कर रखा और वो अब उस घर का किराया मतलब कितने हिस्से में वो रहता है और कितने हिस्से में वो क्लिनिक चलाता है, यानी कितने हिस्सा किराया के लिए और कितना हिस्सा क्लिनिक से कमाता है, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी की जॉब में ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे पता करे कि इसके रहने का किराया कितना है और इसके क्लिनिक का किराया कितना है। दोनों नहीं पता कर पाते हम लोग, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे वो क्लिनिक चला रहा है उसी में रहता भी हो, उसी में खाना वाना पीता होता, बनाता हो, दोनों काम करता है उसके अंदर। तो कितना हिस्सा वो यूज करता है किराए के लिए, कितना हिस्सा वो अपने बिजनेस के लिए यानी अपने लोगों को, मरीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करता है, कुछ पता नहीं लगता है। तो ऐसे में हम मानते हैं कि ये मिली जुली इनकम है, यानी मिक्स है, ये मिक्स इनकम हो गई है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित है। ऐसा काम टीचर भी कहते हैं, टीचर भी करते हैं। टीचर भी क्या करते हैं, घर में रह भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। तो कितना हिस्सा वो रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितना हिस्सा पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसका कैसे अलग अलग किराया निकाले तो पता नहीं चल पाता है, किराया कितना है तो नहीं पता चल पाता। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिश्रित। तो आपके पेपर में मिश्रित आय का ही वर्ड इस्तेमाल होगा, अलग से कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया, तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। तो हमने आप यहाँ पे क्या सिखाया आपको कि एनडीपीएट एफसी, इसमें एग्रीगेट अलग है, ध्यान रखना। हर मेथड में समाहार अलग अलग मिलेगा आपको, ये ना सोचे कि सेम होगा। और आपको याद रखना है ये एनडीपीएट एफसी। तो इसमें मैंने आपको 3 चीजें सिखाई, सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई। तो इसमें कोई नोट उट नहीं है, बस इतनी बातें थी, आपको मैंने समझा दिया। अब हम जो बातें करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो अगले पार्ट में आप क्वेश्चन को देखें। तो आई होप कि समझ में आया, नहीं समझ में आए आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।